नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। देश में इन दिनों घुसपैठ किस कदर बढ़ रही है उसका एक अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि अगर मैं झारखंड की बात करूं तो वहां एक जगह है संथाल परगना, जहां आजादी के बाद लगभग 48% आदिवासी हुआ करते थे, लेकिन अब 22 से 24% आदिवासी रह रहे हैं। बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल की हालात और ज्यादा खराब हैं। किस तरीके से वहां हमने देखा कि घुसपैठिए अपना आधार कार्ड भी बनवा लेते हैं, पैन कार्ड भी बनवा लेते हैं, बैंक खाते भी खुलवा लेते हैं और इस देश के नागरिक बनकर वो रहते भी हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जब बॉर्डर पर फोर्सेस होते हैं, पुलिस तैनात होती है, तब वहां ऐसा क्यों होता है, घुसपैठ कैसे हो जाती है। तब इस सिलसिले में एक आर्मी के जवान थे, उनसे मेरी बात हुई और बातचीत में उन्होंने ये कहा कि एक जो एसआई रैंक का अधिकारी होता है, मतलब सब इंस्पेक्टर जो होता है, उसे 50,000 रुपए पर डे दिए जाते हैं। एक जो सिपाही वहां मौजूद होता है उसे 5,000 रुपए पर डे दिए जाते हैं। अब मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। जब ये बात मुझे पता चली कि सरकारी तंत्र जब इस तरीके से भ्रष्ट है, तो बंगाल की रहने वाली नाज़ा इलाही खान के साथ मैंने संपर्क किया और क्या कुछ सच्चाई है, क्या वाकई में पैसे के खेल के लिए देश की अस्मिता को लुटा दिया जा रहा है या फिर महज ये एक मिथ्या है। सच जानेंगे नाज़ा इलाही खान से। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। नमस्कार, वंदे मातरम। बॉर्डर जो इलाके हैं वहां जो सेना जो पुलिस तैनात है, जो मैंने बातें आपको बताई, वो क्या वाकई में ऐसा है या कुछ और बात है? नहीं, बिल्कुल ऐसा है, पर मैं इसको और भी डिटेल्स में आपको बता देना चाहूंगी। ये जो घुसपैठिया एंटर करते हैं, इसमें बॉर्डर के कुछ ऑफिसर्स तो बिल्कुल कटघरे में खड़े होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो बॉर्डर के इस पार और उस पार जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होता है, उनका भी साठगांठ होता है। जैसे हमारे पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर जो है वो बहुत, आपको पता भी है कि मैं उस बॉर्डर पर जा चुकी हूँ और दिवाली मैंने रिप्रेजेंट किया है भारत की बेटी होने के नाते। तो मुझे वहां का पुलिस स्टेशन और यहाँ का बंगाल का पुलिस स्टेशन साठगांठ मिला हुआ होता है। अच्छा, इसमें बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन क्रिमिनल्स के और सरकार के, आम जनता के नहीं, आम जनता के नुकसान है और क्रिमिनल्स और ऑफिसर्स के और सरकार के बहुत सारे फायदे हैं। हम सबको पता है कि पश्चिम बंगाल में एक जमाना था जब लेफ्ट फ्रंट की सरकार हुआ करती थी और लेफ्ट फ्रंट की सरकार के वक्त में यही ममता बनर्जी साहिबा जो है वो स्पीकर के मुंह पर पेपर फेंका करती थी और रोती थी और चिल्लाती थी लोकतंत्र के मंदिर में कि एनआरसी लगाइए, एनआरसी करवाइए, ताकि ये घुसपैठिया जो है इनका रेशियो सामने आए, इनका डेटा सामने आए और इनको निकाला जाए। लेकिन जब वो सत्ता पर बैठी, जब वो चेयर पर बैठी, तो उनको समझ में आ चुका था कि जो लेफ्ट फ्रंट की सरकार ने जो एक सनातन धर्म और हिंदुओं का जुबान बंद करके रखा है, वो अगर कंटिन्यू रखना है तो हमें बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को एंटर करवाना ही पड़ेगा। हमारे पश्चिम बंगाल में अगर आप जकरिया स्ट्रीट वगैरह में, चुनागली वगैरह में एंटर कीजिएगा, जो जोड़ा साकू असेंबली के अंदर आता है, वहां पर अफगानी भी आपको दिखाई देंगे जो कोलकाता में सूद का व्यापार करते हैं। सूद का, और नॉर्मल जो बैंक इंटरेस्ट होता है वो 6% होता है, वो 7% होता है, 2% होता है, वो देते हैं 15%, 20%, 30% पे सूद देते हैं। और जितना आपको कैश मनी चाहिए वो अफगानी लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें लोकल काउंसिलर का भी पार्टिसिपेशन होता है। तभी उन्होंने अफगानियों को वहां पर रहने की अनुमति दी है। आप बेलियस रोड और टिकियापाड़ा जाइएगा, वहां पर भी आपको पूरा एक बिल्डिंग दिखेगा जिसमें अफगानीज रहते हैं, जिसमें कुछ पाकिस्तानीज रहते हैं जो सूद का व्यापार करते हैं आराम से, बिल्कुल आराम से। उसके बाद फिर आप देखिएगा कि जो घुसपैठिया आते हैं उसमें माइनर जितनी बच्चियां होती हैं उसकी तस्करी होती है, और जिसमें तकरीबन एनसीआरबी के रिपोर्ट को अगर कोई उठा करके देखे तो उस तस्करी का पूरा डिटेल्स और लिस्ट जो है वो दिखाई देता है। अब आती है कि ये जितने भी घुसपैठिया आते हैं, डायमंड हार्बर से आते हैं या आपका हाड़वा से आते हैं या आपका बशीरहाट से आते हैं या आपका मालदा से आते हैं, मुर्शिदाबाद से आते हैं, ये राज्य सरकार में चाहे जो कोई भी बैठा हुआ हो, जैसे लेफ्ट फ्रंट हो या टीएमसी हो, उनके जितने भी जो विधायक होते हैं वो ऐसे लोगों को बिल्कुल समर्थन करते हैं, क्योंकि इनसे क्राइम करवा करके इनको रिटर्न करवाने में बहुत आराम होता है। आपको याद होगा कि 1.5 महीना पहले
साउथ 24 परगना के सद्दाम सरदार के घर से एक सुरंग पाया गया था और प्रशासन और पुलिस ने खुद उस सुरंग का खोज लगाया था, जो बिल्कुल डायरेक्ट बांग्लादेश जाकर के जुड़ता था बांग्लादेश की नदी में। तो ऐसे और भी सुरंगें हैं जो हमारे पश्चिम बंगाल में है, जिससे गोल्ड का बिजनेस होता है, जिससे औरतों का बिजनेस होता है, जिससे बच्चियों का बिजनेस होता है, जिससे घुसपैठियों का कारोबार होता है। तो सिर्फ और सिर्फ वोट के आधार पर घुसपैठियों को एंटर नहीं करवाया जा रहा है, सिर्फ वो वोट की बढ़ोतरी के लिए और वन साइडेड मुस्लिम वोट पॉकेट वोट बनाने के लिए घुसपैठियों को एंटर नहीं करवाया जा रहा है, बल्कि उन घुसपैठियों से आप बम गोली बारूद का कारोबार करवा सकते हैं। आप उन घुसपैठियों से के मार्फत आप लड़कियों की बच्चियों की तस्करी करवा सकते हैं, वोट बढ़वा सकते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज करवा सकते हैं। तो ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। अब आप देखिए 2015 में 72 ईयर्स की एक नन का रेप हुआ था कोलकाता के एक चर्च में, और जब आरोपी अरेस्ट हुआ है तो पता चला कि 5 बांग्लादेशी मुसलमानों ने उस 72 साल की नन का रेप किया था और पूरा चर्च जो है वो लूटपाट किया था। जबकि वो नन जो है मरते वक्त उन्होंने 5 को माफ कर दिया था कि वो तो मर रही है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि वो तो मर रही है, पर उनका तकदीर खराब नहीं होना चाहिए, उनका करियर खराब नहीं होना चाहिए। तो फेक आधार कार्ड ही सिर्फ यहाँ पर सीमित नहीं रह रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। मुझे याद है कि मैंने उलबेरिया हावड़ा का एक मैटर देखा था, उलबेरिया हावड़ा हुगली डिस्ट्रिक्ट का, जिसमें एक ट्रांसजेंडर को छुरी से मार के काट करके मार दिया गया था। और जब एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए पुलिस पहुंची है तो वो जो ट्रांसजेंडर की दूसरी कमिटी थी वो बांग्लादेश भाग चुकी थी, क्योंकि वो बांग्लादेशी थी और यहाँ पर भीख मांगने के लिए और नशे का व्यापार करने के लिए आई हुई थी। नाज़िया जी, ये रिपोर्ट्स गृह मंत्रालय तक नहीं पहुंचती हैं? नहीं, देखिए गृह मंत्रालय को तो तकरीबन मैंने 7-8 चिट्ठियां भेजी हुई हैं। क्या रिप्लाई आया उनका? उनका जवाब आया चिट्ठियों का कुछ? नहीं, जवाब यही आता है कि इस टेबल से उस टेबल पर फॉरवर्ड कर दिया है, उस टेबल से उस टेबल पर फॉरवर्ड कर दिया है, इनसे आप बात करें, उनसे आप बात करें, यही जवाब आता है। एनआरसी अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो कम से कम हमें पता भी चलेगा। अभी शिमला मस्जिद को लेकर के जो कंट्रोवर्सी हुई थी, तो साथ साथ राज खुले ना कि हजारों ऐसे आधार कार्ड सामने आए जो फेक आधार कार्ड हैं। तो यहाँ पर एक और चीज होती है कि जैसे बॉर्डर के पास में कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं जिनकी पोस्टिंग हो जाती है, तो कई ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठिया होते हैं जो हाड़वा से और बशीरहाट से अरेस्ट हो जाते हैं। अब अरेस्ट होने के बाद उनको डिटेन करके वहां नहीं भेज करके यहाँ के लोग क्या करते हैं, यहाँ की राज्य सरकार, क्योंकि पुलिस मंत्री ममता दीदी हैं तो उनको पता ही होगा, उसको वुमेन करेक्शनल होम में भेजा जाता है। वुमेन करेक्शनल होम में उनको 6 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है। वहां से जब वो निकलती हैं तो उनके पास बेल का पेपर होता है। जब बेल का पेपर आता है तो एक प्रूफ उनके पास आ जाता है और उसके बाद फिर उसी प्रूफ से वो डॉक्टर सर्टिफिकेट बनवाती हैं, डॉक्टर सर्टिफिकेट से वो आधार कार्ड बनवाती हैं, आधार कार्ड से वो वोटर आईडी कार्ड बनवाती हैं, वोटर आईडी कार्ड से फिर वो बैंक का खाता खुलवा देती है। पूरा नेक्सस चल रहा है, सरकार को भी फायदा है इससे। हाँ, पूरा नेक्सस सरकार को फायदा है कि जैसे अच्छा, जो बॉर्डर से पैसा लिया जाता है उसका कट मनी सरकार के पास भी जाता है? बिल्कुल जाता होगा। अब जैसे आप सोचो ना कि ये जो घुसपैठिया आ रहे हैं, इससे सिर्फ वोट का फायदा तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। पंचायत इलेक्शन में, हमारे पश्चिम बंगाल के पंचायत इलेक्शन में जो लुंगियों से बम निकल रहा था, पॉकेट से बम निकल रहा था, बैलेट बॉक्स को जो नदी में फेंका जा रहा था, जो जालीदार टोपी वाले और लुंगी वाले जिस हिसाब से बम गोली और बारूद का नंगा नाच कर रहे थे पंचायत इलेक्शन में, 62 साल की एक सीनियर सिटीजन का रेप कर दिया गया एंटर करके, और ये कहा गया कि तुम अगर टीएमसी को वोट नहीं करोगे तो ऐसा रेप का कार्यक्रम चलता रहेगा। तो ये क्रिमिनल एक्टिविटीज कर कौन रहा है? अच्छा ना, तो एक बात और बताइए, जिस तरीके से मैंने जो आंकड़े सुने कि 50,000 रुपए पर डे, मतलब महीने का अगर लगाएं तो 15 लाख और साल भर का लगाएं तो एक आदमी के पास 1 करोड़ 80 लाख। ये नेक्सस कितना बड़ा है? क्या वाकई में इतनी तस्करी, सोने की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी, गो तस्करी, क्या वाकई में इतनी भारी मात्रा में हो रही जो एक आदमी को 1 साल का 1 करोड़ 80 लाख रुपए दिया जा रहा है? नहीं, ये बहुत बड़ा नेक्सस है। आप सोचें कि जितने भी अभी संदीप घोष अरेस्ट हुआ है,
जो आरजीकर हॉस्पिटल का जो पूर्व प्रिंसिपल है, तो उसके रिजॉर्ट दिखाई दे रहे हैं, उसके कितनी संपत्तियां दिखाई दे रही हैं। तो कहां से इतनी संपत्ति आती है? जितने भी स्कैम में जितने भी पुलिस ऑफिसर जो है वो अरेस्ट होते हैं, या जितने भी नेता मंत्री अरेस्ट होते हैं, अरबों खरबों की संपत्ति उनकी नजर आती है, जो ईडी जो है वो सामने लेकर के आती है। तो ये तो बहुत सोचने की बात है ना, ये तो नेक्सस है ही है, ये बहुत बड़ा नेक्सस है, जिस पर मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र के जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनको भी अब बहुत ज्यादा एफर्ट दे करके और एनर्जेटिक होकर के इस पर नजर डालने की जरूरत है। ये तो बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है। बहुत गंभीर समस्या है। आप पहाड़ी इलाके में चले जाइए, कश्मीर चले जाइए, हिमाचल, उत्तराखंड, जी बताइए। पश्चिम बंगाल में अगर आपको किसी के ऊपर एफआईआर करवाना है, आपके पॉकेट में सिर्फ 50 हजार रुपए होना चाहिए, एफआईआर हो जाएगा, एफआईआर हो जाएगा। एकदम वो झूठा है सच्चा है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम कॉज ऑफ एक्शन पर सेम कंप्लेनेंट इस राज्य सरकार के भीतर, सेम कॉज ऑफ एक्शन पर और सेम कंप्लेनेंट इस राज्य में कम से कम 50 एफआईआर कर सकता है, जो अकॉर्डिंग टू लॉ गलत है, एकदम गलत है। सेम कॉज ऑफ एक्शन पर सेम कंप्लेनेंट कभी एफआईआर नहीं कर सकता। जैसे हम पाकिस्तान में देखते हैं कि अगर किसी से आपको जलन है, हसद है, आपको किसी से कोई बोग्स है, किसी से कोई आपको गुस्सा निकालना है, तो उसके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा करके उसको काट दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, उसके घर के बाहर में एक आयत का पन्ना फाड़ करके रख दिया जाता है, और फिर एक भीड़ लगती है और फिर उसको खत्म कर दिया जाता है। पर्सनल गरजेस निकाले जाते हैं ब्लास्फेमी के नाम पर। उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में पर्सनल गरजेस निकलते हैं 25-50 हजार पर। वो तो आप झेल चुकी हैं खैर बंगाल में रहकर, इतना तो आपका बनता ही है जिस तरीके से आप बोलती हैं। लेकिन ये वाकई में एक बहुत गंभीर समस्या है। जिस तरीके से आसाम है आपका, झारखंड है, बंगाल है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तमाम जितने भी सीमावर्ती राज्य इस देश के हैं, हर जगह घुसपैठ भारी मात्रा में हो रही है। तस्करी, वो गो तस्करी हो, सोना तस्करी हो, ड्रग्स की तस्करी हो, वो भी खुलेआम चल रही है। लेकिन केंद्र सरकार पता नहीं कौन सी नींद में सोई हुई है। और देखना यह भी होगा कि अब तो बैसाखी की सरकार है, कब तक ये नींद टूटती है या फिर नहीं टूटती है। बाकी चर्चा आपको कैसी लगी नाज़िया जी? इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये राज खोलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के भी अगर कुछ सवालात हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं पूछूं, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। नमस्कार।